अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम डिस्कस करते हैं लेक्चर नंबर 3 को। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं फॉर द एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। दिस इज लेक्चर नंबर 3। इन प्रीवियस लेक्चर हमने थायराइड ग्लैंड की फिजियोलॉजी को थोड़ा बहुत पढ़ा था, उसके हार्मोन्स को, बट जहाँ तक हमने छोड़ा था अब हम उसको वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके जी। सो अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, थायराइड ग्लैंड 2 मेन हार्मोन्स को सीक्रेट करता है। एक हमारे पास T4 जिसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं, दूसरा हमारे पास T3 जिसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं। ओके जी। इन दोनों हार्मोन्स में से जो ज़्यादा सीक्रेशन होती है वो T4 की होती है। T4 93% सीक्रेट होता है एंड T3 जो है वो 7% सीक्रेट होता है, 7%। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं कि इन दोनों हार्मोन्स में से ज़्यादा कंसंट्रेशन तो T4 की प्रोड्यूस हो रही है, बट दोनों में से ज़्यादा एक्टिव हार्मोन कौन सा है, विच वन इज मोर एक्टिव हार्मोन? तो डियर स्टूडेंट, आउट ऑफ दीज 2 हार्मोन द मैन एक्टिव हार्मोन इज दी T3 ज़्यादा एक्टिव हार्मोन होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और डियर स्टूडेंट, ये जो दोनों हार्मोन्स हैं T4 एंड T3, ये दोनों आपको ब्लड में तो मिलेंगे। ब्लड में यू कैन फाइंड बोथ T4 एंड T3, ब्लड में आपको दोनों मिलेंगे। बट जैसे ही ये दोनों हार्मोन्स ब्लड से निकल के किसी ऑर्गन के सेल्स में अंदर आएंगे तो विद इन दी सेल क्या होगा, विद इन दी सेल ये होता है कि जो हमारा T4 होता है ये T4 कन्वर्ट होता है किसमें, T3 में कन्वर्ट होता है। And for this conversion we have an important enzyme that is known as deiodinase enzyme. We have deiodinase enzyme जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है T4 को किसमें, T3 में। तो ये पॉइंट आपके माइंड में लाजमी होना चाहिए कि जैसे ही हमारे थायराइड हार्मोन्स सेल के अंदर आएंगे तो इनकी कन्वर्जन लाजमी होगी फ्रॉम T4 टू T3, बट विद इन दी ब्लड T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा। विद इन दी ब्लड यू कैन फाइंड बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स। ओके जी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कन्वर्ट होते हैं, T4 जो है ये कन्वर्ट होता है T3 में इन टारगेट टिश्यूज बाय डीआयोडीनेज एंजाइम। ओके जी। अब उसके बाद एक चीज़ और कि ये जो हार्मोन्स है ना, ये हार्मोन्स इजीली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। दे हैव दिस एबिलिटी कि ये सेल की सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर सकते हैं। वाई दे कैन क्रॉस, क्यों क्रॉस कर सकते हैं? बिकॉज इनकी जो नेचर होती है वो लिपिड लाइक होती है। इनकी नेचर लिपिड लाइक होती है, तभी वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। बिकॉज यू नो ये सेल मेम्ब्रेन को लिपिड लाइक थिंग्स या लिपोफिलिक सब्सटेंसेस या हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो दे आर लिपोफिलिक इन नेचर। तो अब ये अपना काम कैसे करते हैं डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये जो दोनों हमारे पास हार्मोन्स हैं, ये दोनों हार्मोन्स ये सबसे पहले सेल में इंटर करते हैं। ठीक है, इस तरह से इनकी एंट्री होती है। ठीक है जी, 1 मिनट। इस तरह से इन दोनों हार्मोन्स की सेल के अंदर एंट्री होती है। अब एक चीज़ और कि इनकी जो ये एंट्री हो रही है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये एंट्री क्या अकेले ये करेंगे? क्या इनको अंदर इंटर करने के लिए कोई ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल नहीं होगा? तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इनको अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए वी हैव अ ट्रांसपोर्टर एंड दीज ट्रांसपोर्टर्स आर MCT8 एंड OATP। दीज आर 2 ट्रांसपोर्टर्स मॉलिक्यूल जो ट्रांसपोर्ट करते हैं इन हार्मोन्स को विद इन दी सेल। अच्छा, जैसे ये सेल के अंदर आएंगे, ठीक है, दोनों हार्मोन्स सेल के अंदर आने से ही बाय द एक्शन ऑफ डीआयोडीनेज एंजाइम, हियर यू कैन सी, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ डीआयोडीनेज एंजाइम ये T4 कन्वर्ट होगा किसमें, T3 में। ओके, अब जैसे ये हार्मोन्स बन गए तो इन हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं क्या वो साइटोप्लाज्म में होते हैं? क्या इनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं? क्या इनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, पहले तो ये चीज़ क्लियर है कि इनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर तो नहीं है, तभी तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आए। तो इनके रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पर भी नहीं है। क्या इनके रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में है? डियर स्टूडेंट, नो, दे हैव नो रिसेप्टर्स इन देयर साइटोप्लाज्म। इनके रिसेप्टर्स होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। दैट्स वाई ये दोनों, ये जो हार्मोन है T3 ये सेल के अंदर न्यूक्लियस में आता है। ठीक है जी, एंड न्यूक्लियस के अंदर इसका यहाँ पे ये रिसेप्टर मौजूद है जिसको TR कहते हैं। TR मीन्स थायराइड रिसेप्टर। ये आके इस थायराइड रिसेप्टर के साथ इस तरह से बाइंड करता है। ठीक है जी, सो दिस इज इट्स रिसेप्टर TR जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। ओके, जैसे ये TR रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है ना, तो TR रिसेप्टर अगेन बाइंड करता है विद एन अदर रिसेप्टर जिसको हम कहते हैं RXR मीन्स रेटिनोल X रिसेप्टर। रेटिनोल X रिसेप्टर बाइंड करता है किसके साथ, TR के साथ। तो दोनों के मिलने से एक डायमर बनता है जिसको हम हेट्रोडाइमर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम हेट्रोडाइमर कहते हैं। ठीक है जी, सो हेट्रोडाइमर विल बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ TR एंड RXR। ओके जी, अब ये जो डायमर बन गया
ये डायमर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के साथ बाइंड करेगा एंड दे विल बाइंड टू द स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए एंड दिस स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए इज नोन एज टीआरई। टीआरई डीएनए का वो स्पेसिफिक पोर्शन होता है जिसके ऊपर ये हेटेरोडाइमर आके बाइंड करता है। ठीक है जी, जैसे ये बाइंड करते हैं तो इस डीएनए के टेम्पलेट से फॉर्मेशन होती है एमआरएनए की एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज डीएनए के इस टेम्पलेट से, इस पोर्शन से फॉर्मेशन हुई है किसकी, एमआरएनए की। एंड फिर एमआरएनए से फॉर्मेशन होती है प्रोटीन्स की एंड इन दैट प्रोटीन्स हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स बन सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पंप्स बन सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको टेक्स्ट से देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास होती है लिपोफिलिक एंट्री। लिपोफिलिक एंट्री मीन्स लिपोफिलिक हार्मोन्स की एंट्री होती है। ये लिपोफिलिक क्यों है, बिकॉज इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस किया हुआ है, दैट्स व्हाई दीज आर द लिपोफिलिक। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं तो इनके साथ स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दीज आर MCT8 एंड OATP। देन न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के साथ इनकी बाइंडिंग होती है बिकॉज इनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, एंड उस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं, TR मीन्स थायराइड रिसेप्टर। थायराइड रिसेप्टर के साथ हमारा T3 बाइंड करता है। जैसे बाइंड करता है तो हेटेरोडाइमर की फॉर्मेशन होती है। हेटेरोडाइमर कैसे बनता है, TR मिलता है किसके साथ, RXR के साथ मीन्स रेटिनॉइड X रिसेप्टर के साथ। ठीक है जी, थायराइड रिसेप्टर रेटिनॉइड X रिसेप्टर के साथ मिलेगा एंड हेटेरोडाइमर बनेगा। देन ट्रांसक्रिप्शन होगी एंड उसके बाद ट्रांसलेशन होगी। देन डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप्स, ये सारी चीजें ये बनेंगी। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड जिसमें एक्सप्लेन किया गया है BMR एंड थर्मोजेनेसिस को। BMR एंड थर्मोजेनेसिस के साथ हमारे थायराइड हार्मोन्स किस तरह से रिलेटेड है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले यू हैव टू क्लियर कि भाई BMR क्या होता है। BMR आपने मैं भी सुना हो, जिसको हम कहते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। क्या कहते हैं, बेजल मेटाबॉलिक रेट। बेजल मेटाबॉलिक रेट मीन्स कि जब आप रेस्ट वाली स्टेट पे होते हो, रेस्ट वाली स्टेट मीन्स कि बिल्कुल आप कोई काम नहीं कर रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप कोई स्टडी नहीं कर रहे, नहीं आप किसी को पढ़ा रहे हो, दैट इज योर स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके जी, उस स्टेट ऑफ रेस्ट पे आपके बॉडी को कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, दैट इज नोन एज BMR। ठीक है जी, दैट इज नोन एज BMR। ओके, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज नोन एज BMR। सपोज करते हैं आप बिल्कुल रेस्ट पर हो, आप कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, उस टाइम आपके बॉडी को 1000 कैलोरीज एनर्जी, फॉर सपोज, बिकॉज इससे ज्यादा अमाउंट हो सकता है, बिल्कुल 1000 कैलोरी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए। सो एट दैट टाइम दिस 1000 कैलोरी एनर्जी विल बी योर BMR। अब सवाल ये है कि अगर बॉडी कोई काम नहीं कर रही तो फिर ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए, इस एनर्जी का हमने क्या करना है। ठीक है, इस एनर्जी की हमने अचार तो नहीं बनानी, तो इस एनर्जी से पता है क्या होता है, इस एनर्जी से हमारी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट होती है। इस एनर्जी से आपका ब्लड सर्कुलेट करता है, इस एनर्जी से आपका ब्लड सर्कुलेट करता है। इस एनर्जी से सेल के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो हैं वो कैरी आउट होते हैं, वो कैरी आउट होते हैं। ठीक है, दिस इज बेनिफिट ऑफ BMR। अब हम डिस्कस करते हैं कि भाई BMR के साथ थायराइड हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होगा। अब डियर स्टूडेंट, अगर किसी बंदे को हाइपरथायरॉयडिज्म है, क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म, मीन्स के उसके बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, उस बंदे का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा मीन्स उसकी अब हार्ट ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो गई, सेल के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस और स्पीड अप हो गए, तो ड्यूरिंग हाइपरथायरॉयडिज्म ऑब्वियसली उस बंदे का जो BMR है वो बढ़ जाएगा। पहले वो बंदा 1000 कैलोरीज पे सर्वाइव कर रहा था, अब मे बी वो बंदा 1500 या 2000 कैलोरीज पे सर्वाइव करे। इट मीन्स दैट कि जब थायराइड हार्मोन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती है या हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो इससे क्या होता है, BMR बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि BMR मैक्सिममली इंक्रीज हो सकता है सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म में अप टू 100%, मीन्स के वो ऑलमोस्ट डबल हो सकता है इन सीवियर हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके जी, नाउ अगर किसी बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा कि जब थायराइड हार्मोन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सो नाउ दिस इज ऑब्वियस कि अब जो हमारा BMR है वो कम हो जाएगा। ठीक है जी, सो हाइपोथायरॉयडिज्म में BMR कम हो जाता है। थर्मोजेनेसिस से क्या रिलेशन है इसका, कि भाई जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं वो हीट की प्रोडक्शन करते हैं, तो दैट्स व्हाई अगर थायरॉयडिज्म होगा, सॉरी हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो थर्मोजेनेसिस ज्यादा होगी, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो थर्मोजेनेसिस कम होगी। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि थायराइड हार्मोन्स आर मास्टर रेगुलेटर्स ऑफ बेसलाइन एनर्जी एक्सपेंडिचर या BMR
एंड ये क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल एक्सपेंशन करते हैं विद इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी इंक्रीज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज भी इंक्रीज करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करते हैं। एंड साथ में ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्राइव को भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट, लाइक एज दे कैन अपरेगुलेट सोडियम पोटेशियम पंप एटीपीएस, मींस इनकी एक्टिविटी को जो बढ़ा सकते हैं, बिकॉज सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप्स दे फंक्शन ओनली बाय कंज्यूमिंग दी एटीपी। तो ये इनके फंक्शन को अप रेगुलेट करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो इससे ज़्यादा एनर्जी की कंजम्पशन होगी, ठीक है। सो मैसिव क्वांटिटी ऑफ एटीपी कंज्यूम होगी एंड एनर्जी रिलीज होगी। थर्मोजेनेसिस को ये बिल्कुल रेगुलेट करेंगे, ठीक है, ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, एंड ज़्यादा जो है हमारे पास फैट की ब्रेकडाउन होगी एंड हीट प्रोड्यूस होगी। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड के मेटाबॉलिज्म पे इन हार्मोन्स का क्या इफेक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करते हैं, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये क्या करते हैं कि ग्लूकोज का जो अपटेक है ना उसको बढ़ा देते हैं बाय द टारगेट सेल। कैसे कि सपोज करते हैं दिस इज अवर ब्लड एंड इस ब्लड के अंदर क्या पढ़े हैं, इस ब्लड के अंदर पढ़े हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। क्या पढ़े हैं, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। अब होता क्या है कि जो ग्लूकोज है वो ब्लड से निकल के जाता है कहाँ पे, सेल में जाता है, एंड सेल के पास इस ग्लूकोज के अपटेक के लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं गिलेट ट्रांसपोर्टर्स। अगर एक सेल के पास गिलेट ट्रांसपोर्टर्स होंगे तभी ग्लूकोज उसके अंदर आ पाएगा, ठीक है। अगर किसी सेल के पास गिलेट ट्रांसपोर्टर्स नहीं होंगे तो उसके अंदर ग्लूकोज नहीं आ सकता, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो थायराइड हार्मोन्स है ना वो सेल के सरफेस के ऊपर इन गिलेट ट्रांसपोर्टर्स का जो नंबर है वो बढ़ा देता है। जब गिलेट ट्रांसपोर्टर्स का नंबर बढ़ जाएगा ना तो एक सेल अब ज्यादा से ज्यादा जो है ना ग्लूकोज को अपटेक करेगा, फिर उस ग्लूकोज की ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोलिसिस होगी, ठीक है, उससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी। सो ये रैपिड अपटेक करता है ग्लूकोज को बाय द टारगेट सेल्स बाय इंक्रीज गिलेट एक्सप्रेशन। एंड साथ में ये इनहांस करता है रेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस को, एंड ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पाथ में उसको भी जो है ना वो एब्जॉर्प्शन को फास्ट कर देता है। एंड ग्लूकोज को सेल्स के अंदर अपटेक करने के लिए वी नीड इंसुलिन हार्मोन, तो इंसुलिन की सीक्रेशन को भी ये इंक्रीज कर देता है जब हाइपरग्लाइसीमिया होती है। एज पर एज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इज कंसर्न, तो लिपिड के मेटाबॉलिज्म को भी ये इंक्रीज करता है। कैसे कि ये लिपोलाइसिस करता है, मींस के लिपिड्स का ब्रेकडाउन। नॉर्मली जो हमारा लिपिड है वो एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ असाइलग्लिसरॉल, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन्स उस एडिपोज टिश्यू से लिपिड को निकालते हैं, लिपिड की मोबिलाइजेशन करते हैं एंड वहां से निकाल के उस लिपिड की ब्रेकडाउन करते हैं, लाइक असाइलग्लिसरॉल है तो इससे ये क्या बनाएंगे, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फिर जैसे फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाएगी तो उसको एनर्जी के लिए यूज किया जाएगा। साथ में हेपेटिक एलडीएल रिसेप्टर्स इनको अपरेगुलेट किया जाएगा, इनके नंबर को इंक्रीज किया जाएगा, बिकॉज हमारा जो एलडीएल है जिसको आप बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हो, ये क्या करता है, ये कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से निकालता है एंड कोलेस्ट्रॉल को कहां तक ले जाता है, टिश्यूज तक ले जाता है। कहां तक ले जाता है, टिश्यूज तक ले जाता है, ठीक है। एंड अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल किसी और ऑर्गन तक गया है ना, ठीक है, अदर देन लिवर, तो दिस विल बी नेगेटिव साइन फॉर अस, ठीक है। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं, थायराइड हार्मोन्स, ये एलडीएल को कहते हैं कि भाई तुम जो भी कोलेस्ट्रॉल अदर टिश्यूज तक लेके जा रहे हो, तुम क्या करो, इस कोलेस्ट्रॉल को लिवर तक लेके जाओ, ठीक है। अब एलडीएल इसकी बात तो मानते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है भाई हम जो कोलेस्ट्रॉल है वो और टिश्यूज तक नहीं लेके जा रहे, अब हम लिवर तक ले जा रहे हैं, तो तुम हमारी क्या हेल्प करोगे। तो थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं कि एलडीएल के जो रिसेप्टर्स है ना उनका नंबर बढ़ा देते हैं लिवर के ऊपर। जब एलडीएल रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ जाता है लिवर के ऊपर तो ज्यादा से ज्यादा एलडीएल अब कहां पे आएगा, लिवर तक आएगा, एंड हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिवर के पास आएगा और टिश्यूज तक नहीं जाएगा एंड ब्लड से कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। सो द सेम थिंग इज रिटन हेयर, ठीक है जी। साथ में प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज करता है, इससे मसल वीकनेस हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, एंड इन दिस स्लाइड द मेन टॉपिक्स आर द फंक्शंस ऑफ पैराथायरॉइड हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन पैनक्रियाज। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। पैराथायरॉइड हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन पैनक्रियाज के बारे में अब हम पढ़ने लगे, ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपनी मेन स्लाइड के ऊपर, एंड दिस इज आवर फर्स्ट मेन स्लाइड जिसके बारे में पैराथ हार्मोन के इंट्रो के बारे में बताया गया है। ये जो हमारा पैराथ हार्मोन है ये हमारा मेन प्रिंसिपल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। एंड ये हार्मोन क्या करता है, इसके क्या मेन फंक्शंस हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन वन वर्ड यू कैन रिमेंबर कि ये हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ा देता है, ठीक है। सो इट इंक्रीजेस द कैल्शियम इन द ब्लड, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हाइपर कैल्सीमिक हार्मोन, दिस इज हाइपर कैल्सीमिक, ठीक है, बिकॉज ये कैल्शियम को बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड ये और क्या करता है, ये ब्लड के अंदर फॉस्फेट की लेवल को कम करता है, फॉस्फेट की लेवल को कम करता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज
हाइपोफॉस्फैटिक हार्मोन, हाइपोफॉस्फैटिक हार्मोन। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि दैट इज अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन कि ये कैल्शियम को बढ़ा रहा है, फॉस्फेट को कम क्यों कर रहा है? ठीक है, क्यों कम कर रहा है फॉस्फेट को? सिर्फ कैल्शियम को ही बढ़ाए, फॉस्फेट को अगर बढ़ा नहीं रहा तो कम भी ना करे। ये स्टूडेंट, फॉस्फेट को कम करना लाजमी है, कम करना लाजमी है, बिकॉज अगर कैल्शियम बढ़ रहा है तो फॉस्फेट को कम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कम? बिकॉज अगर कैल्शियम बढ़ रहा है ना तो फॉस्फेट जाकर कैल्शियम के साथ बाइंड करता है एंड फॉर्मेशन होती है किसकी? फॉर्मेशन होती है कैल्शियम फॉस्फेट की, विच इज अ सॉल्ट। एंड कैल्शियम फॉस्फेट एक ऐसा सॉल्ट है जो बॉडी टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होता है, बॉडी टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होता है। एंड इसकी डिपॉजिशन सेल्स के लिए क्या होती है, टिश्यूज के लिए क्या होती है? डेंजरस होती है। तो इस डेंजरस साइन को बचाने के लिए, इस डेंजरस साइन से प्रिवेंट करने के लिए हमारा पेराथ हार्मोन फिर फॉस्फेट को क्या कर रहा होता है? उसको डिक्रीज कर रहा होता है। ओके जी। एंड जो पेराथ हार्मोन है ये किन सेल्स से प्रोड्यूस होता है? व्हिच सेल्स ऑफ द पेराथ हार्मोन आर सीक्रेटिंग दिस पेराथ हार्मोन? तो डियर स्टूडेंट, अवर पेराथायरॉइड ग्लैंड, इसके पास टू मेन काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, टू मेन काइंड ऑफ सेल्स होते हैं। एक होते हैं इसके चीफ सेल्स, एक होते हैं चीफ सेल्स। एंड पेराथायरॉइड ग्लैंड के जो दूसरे सेल्स होते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज ऑक्सीफिल सेल्स, दीज आर नोन एज ऑक्सीफिल सेल्स। अब ये जो हमारे ऑक्सीफिल सेल्स होते हैं इनका फंक्शन बहुत you can say underestimated होता है, because this is not a physiological important cell, that's why ऑक्सीफिल सेल्स का यहाँ पे कोई ज्यादा काम नहीं है। बट जो हमारे चीफ सेल्स होते हैं ना, these are those cells of the parathyroid glands which are secreting the पेराथ हार्मोन। ठीक है जी। सो पेराथ हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए वी हैव द चीफ सेल्स। ओके जी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेराथ हार्मोन इज प्रिंसिपल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ये रेगुलेट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम एंड फॉस्फेट को। ठीक है। दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय चीफ या प्रिंसिपल सेल्स ऑफ पेराथायरॉइड ग्लैंड्स। दीज आर 4 इन नंबर, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन में ये 4 इन नंबर होते हैं। बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें पेराथायरॉइड जो ग्लैंड्स होते हैं दे आर 3 इन नंबर, कुछ में 5 भी होते हैं, कुछ में 6 भी होते हैं। इनका नंबर जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता। ठीक है, इनका नंबर वेरी कर रहा होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है जी। उसके बाद इसके एक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम को। ठीक है, दैट्स वाई ये हाइपोकैल्सिमिक टेटनी से हमें प्रिवेंट करता है। ठीक है। एंड ये डिक्रीज करता है ब्लड फॉस्फेट को एंड इससे प्रिवेंट करता है टिश्यू प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होती है? प्रेसिपिटेट्स बनते हैं किसके? कैल्शियम फॉस्फेट के। ठीक है। एंड वो जाके टिश्यूज में डिपॉजिट होते हैं। ठीक है। सो दिस टिश्यू प्रेसिपिटेशन इज प्रिवेंटेड बाय द पेराथ हार्मोन बाय डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ फॉस्फेट इन द ब्लड। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम डिस्कस करते हैं केमिकल नेचर एंड इस हार्मोन का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है। ठीक है जी। सो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें, सो ये जो हमारा हार्मोन है पेराथ हार्मोन, ये सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है एंड इसके अंदर 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 84 अमाइनो एसिड्स होते हैं। एंड वो 84 अमाइनो एसिड्स की चेन मिलके हमारे पास पेराथ हार्मोन बनता है। ठीक है, पेराथ हार्मोन बनता है। अब स्टूडेंट, जहाँ पे एक इंपॉर्टेंट थिंग कि पेराथ हार्मोन क्या डायरेक्टली बनता है? ठीक है, क्या ये डायरेक्टली बनता है या इससे पहले कोई और मॉलिक्यूल होता है जिससे हमारा पेराथ हार्मोन बन रहा है? पहले हमारे पास होता है प्रेपो पीटीएच, पहले हमारे पास होता है प्रेपो पीटीएच हार्मोन। ये प्रेपो पीटीएच हार्मोन कन्वर्ट होता है किसमें? प्रो पीटीएच हार्मोन में। किसमें? प्रो पीटीएच हार्मोन में। एंड अल्टीमेटली ये प्रो पीटीएच हार्मोन कन्वर्ट होता है किसमें? पेराथ हार्मोन में। सो इन दिस मैनर हमारा पेराथ हार्मोन बनता है। उसके बाद ये जो हार्मोन्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होते हैं। दैट्स वाई ये ब्लड के अंदर फ्रीली सर्कुलेट कर रहे होते हैं। इनको किसी कैरियर या ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल की ज़रूरत नहीं होती जिस तरह से थायराइड हार्मोन्स को थी। उसके बाद इस हार्मोन के रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? तो डियर स्टूडेंट, इस हार्मोन के जो रिसेप्टर्स हैं दीज आर PTH1 रिसेप्टर, दीज आर दी PTH1 रिसेप्टर। एंड ये जो PTH1 रिसेप्टर्स हैं दे आर दी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, मीन्स के इन रिसेप्टर्स के साथ G प्रोटीन जो है वो अटैच होती है। दैट्स वाई PTH1 रिसेप्टर्स आर दी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है जी। सो हमारा पेराथ हार्मोन बॉडी के हर सेल के साथ बाइंड नहीं करता, सिर्फ उन सेल्स के साथ जाके बाइंड करता है जिन सेल्स के ऊपर PTH1 रिसेप्टर लगा होता है, विच इज G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिज्म
वी आर लुकिंग एट दिस इम्पॉर्टेंट डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट देखें, सबसे पहले वी हैव हार्मोन, दिस इज द पेराथ हार्मोन। ठीक है, ये पेराथ हार्मोन जैसे आता है तो पेराथ हार्मोन का यहाँ पे रिसेप्टर लगा होता है, दैट इज नोन एज PTHR1 रिसेप्टर, पेराथ हार्मोन रिसेप्टर 1। तो यहाँ पे ये बाइंड करता है। ठीक है जी। अब ये जो इसका रिसेप्टर होता है, दिस रिसेप्टर इज एसोसिएटेड विद GTP। ठीक है, दैट इज द जी प्रोटीन, इसके साथ इसका रिसेप्टर होता है एसोसिएटेड। पहले जैसे हार्मोन नहीं आया होता तो नॉर्मल स्टेट में ये GTP नहीं होता, नॉर्मल स्टेट में ये GDP होता है। ठीक है, जैसे ही हमारा पेराथ हार्मोन इसके साथ अटैच होता है तो ये GTP में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, जी प्रोटीन का एक्टिवेशन मतलब GTP का बनना, तो अब यहाँ पे दो पाथवेज स्टार्ट होते हैं। एक हमारे पास ये पाथवे है, दिस वन पाथवे। इसमें क्या हुआ कि जैसे हमारे पास जी प्रोटीन एक्टिवेट हो गई, मीन्स GTP बन गई, तो GTP के बनने के बाद हमारे पास एक्टिवेट होता है AC, मीन्स एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। जैसे एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है तो इससे साइक्लिक AMP बनती है, एंड साइक्लिक AMP जैसे बनती है तो इससे एक और एंजाइम हमारे पास एक्टिवेट होता है जिसको PKA मीन्स प्रोटीन काइनेज एंजाइम कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। जैसे ये एक्टिवेट होता है तो इससे सेल का रिस्पांस स्टार्ट होता है, बिकॉज प्रोटीन काइनेज एंजाइम की एक्टिवेशन के बाद जो हमारा जीन है वो अपनी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह स्टार्ट करता है, फिर ट्रांसलेशन होती है, एंड इस तरह से हमारे इस पेराथ हार्मोन का जो इफेक्ट है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पाथवे यहाँ पे है द सेकंड पाथवे, इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिसेप्टर जैसे बाइंड करता है तो अनदर प्रोटीन जिसको हम GQ प्रोटीन कहते हैं, क्या कहते हैं, GQ प्रोटीन कहते हैं। GQ प्रोटीन एक्टिवेट होती है, यहाँ पे सिर्फ G प्रोटीन लिखा हुआ है। GQ प्रोटीन की एक्टिवेशन से क्या होता है, PLCB ये एक्टिवेट होता है, एंड PLCB से बनता है एक DAG, एंड दूसरा बनता है IP3। ठीक है जी। अब हमारा जो डैग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्टिवेट करता है PKC मीन्स के प्रोटीन काइनेज C एंजाइम को, एंड जिससे प्रोटीन काइनेज C एंजाइम एक्टिवेट होता है तो इससे ट्रांसक्रिप्शन देन ट्रांसलेशन वाला प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब जो हमारा IP3 है ना, ये क्या करता है, ये कैल्शियम को रिलीज करवाता है फ्रॉम दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज IP3 जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को बाहर निकालता है, तो इस तरह से कैल्शियम भी बाहर आ गया। ठीक है, एंड फिर हमारा जो हार्मोन है वो अपना एक्शन भी शो करता है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप देखें इन दिस डायग्राम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेंसिटाइजेशन, मीन्स के सपोज करते हैं कि हमारे पास पेराथ हार्मोन नहीं है, तो अगर पेराथ हार्मोन नहीं होगा ना तो क्या किया जाता है कि जो हमारा PTHR1 रिसेप्टर यहाँ पे मौजूद है, PTHR1 रिसेप्टर को अरेस्टिन प्रोटीन के जरिए अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसको आके एंडोसोम के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन, इसको हम कहते हैं रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। ठीक है, जब हमारा रिसेप्टर अंदर आता है, अंदर तब आएगा जब बाहर की तरफ कोई हार्मोन नहीं होगा तो हमारा रिसेप्टर अंदर आता है, दिस इज नोन एज रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन। ठीक है जी। एंड फिर जैसे ही हमारा हार्मोन बाहर आता है ना, तो फिर जो रिसेप्टर है ये बाहर चला जाता है, दिस इज नोन एज मतलब रिसेप्टर फिर अगेन कहाँ पे चला जाएगा, हमारे सरफेस पर चला जाएगा, दिस इज नोन एज रिसेप्टर रीसाइक्लिंग। ठीक है, सो पेराथ हार्मोन के जो PTHR रिसेप्टर है इसकी इंटरनलाइजेशन भी होती है, इसकी रीसाइक्लिंग भी होती है। इंटरनलाइजेशन कब होगी, जब हमारा पेराथ हार्मोन नहीं होगा, रीसाइक्लिंग कब होगी, जब हमारा पेराथ हार्मोन आएगा। ठीक है, एंड इस प्रोसेस के लिए हमारे पास दो पाथवेज होते हैं। एक वो पाथवे होता है जिसमें GTP मीन्स के जी प्रोटीन जैसे एक्टिवेट होती है तो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, जिससे साइक्लिक AMP बनता है। साइक्लिक AMP किसको एक्टिवेट करता है, PKA मीन्स प्रोटीन काइनेज एंजाइम A को, जिससे प्रोटीन काइनेज एंजाइम A एक्टिवेट होता है तो फिर जीन एक्सप्रेशन होता है। दूसरा पाथवे ये है जिसमें GQ प्रोटीन एक्टिवेट होती है, GQ प्रोटीन की एक्टिवेशन से PLCB एक्टिवेट होता है, PLCB से दो चीजें बनती है, एक डैग बनता है, दूसरा IP3 बनता है। ठीक है, क्या बनता है, IP3। अभी जो हमारा यू कैन से डैग है, ये क्या करता है, ये हमारे पास PKC बनाता है, एंड PKC क्या करता है, जीन एक्सप्रेशन करवाता है। ठीक है जी। एंड जो हमारा IP3 है ये कैल्शियम को रिलीज करवाता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो दैट वाज अबाउट दिस डायग्राम के इंट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए वी हैव टू पाथवेज। एक हमारे पास एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे है जिसको आप GS पाथवे कह रहे थे। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो G प्रोटीन थी दैट वाज S इन यू कैन से सबस्क्रिप्ट, जिस पाथवे में GTP प्रोटीन बन रही थी, GTP न्यूक्लियोटाइड बन रहा था। एंड दूसरा पाथवे कौन सा था, जिसमें PLC मीन्स के फॉस्फोलाइपेज C बन रहा था। ठीक है जी। एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे में हमारा प्रोटीन काइनेज एंजाइम A एक्टिवेट हो रहा था एंड वो काम कर रहा था, एंड फॉस्फोलाइपेज C मीन्स PLC पाथवे जो था जिसमें GQ प्रोटीन एक्टिवेट हो रही थी। ठीक है, एंड इससे इस पाथवे में इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो है वो भी रिलीज हो रही थी।
एंड इस पाथवे में कौन सा हमारा मेन एंजाइम था, PKC मींस प्रोटीन काइनेज C एंजाइम। ठीक है, सो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि पैराथ हार्मोन जब सिग्नल की ट्रांसडक्शन करता है तो इसकी सिग्नल ट्रांसडक्शन के लिए वी हैव टू मेन स्टेप्स। एक पहला स्टेप है एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे, दूसरा पाथवे फॉस्फोलाइपेज पाथवे। एडिनाइलेट साइक्लेज पाथवे में क्या होता है कि एडिनाइलेट साइक्लेज बनता है जिससे प्रोटीन काइनेज एंजाइम F बनता है। फॉस्फोलाइपेज C पाथवे जिसमें क्या बनता है, PLC बनता है। PLC से क्या बनता है, PKC मींस प्रोटीन काइनेज C एंड इससे लेटर ऑन इंट्रासेलुलर कैल्शियम रिलीज होती है। ठीक है जी, सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा पैराथ हार्मोन है ये बॉन्ड्स के ऊपर किस तरह से फंक्शन करता है एंड ये बॉन्ड से किस तरह से कैल्शियम जो है वो रिलीज करवाता है। ठीक है जी, अब हमारा जो बॉन्ड है ये एक हमारे पास रिजर्वायर है, किसके लिए, कैल्शियम के लिए, बिकॉज बॉन्ड के अंदर बॉडी का 99% कैल्शियम जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, हमारे बॉडी का जितना भी कैल्शियम है वो तकरीबन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पोर्शन वो हमारे बोन्स एंड टीथ दोनों के अंदर स्टोर होता है एंड अप टू दी 99%। ओके जी, अब हमारा जो पैराथ हार्मोन है ये इस कैल्शियम को मोबिलाइज करता है। ठीक है, इस कैल्शियम को इन बॉन्ड से, इन टीथ से निकलवाता है। ठीक है, एंड इस कैल्शियम को मोबिलाइज करने के लिए, कैल्शियम को बाहर निकालने के लिए कहाँ से, बॉन्ड्स से, वी हैव टू इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है, इन दो डिस्टिंक्ट फेजेस में जो कैल्शियम है वो बाहर आता है फ्रॉम द बोन विद द हेल्प ऑफ अवर पैराथ हार्मोन। ओके जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो पहली फेज है जिसमें हम क्या करते हैं, बॉन्ड से कैल्शियम बाहर निकालते हैं, दिस फेज इज द रैपिड फेज। एंड हमारे पास जो सेकंड फेज होती है उसको हम कहते हैं स्लो फेज। इन दोनों फेजेस से कैल्शियम बाहर आता है फ्रॉम दी बॉन्ड्स। ओके जी, अब ये जो हमारी रैपिड फेज होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ओस्टियोसाइटिक ओस्टियोलाइसिस कहते हैं। मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है ओस्टियोसाइटिक ओस्टियोलाइसिस का मतलब ये होता है कि इस प्रोसेस में जो हमारे ओस्टियोसाइट्स होते हैं ना, ओस्टियोसाइट्स जिनको हम मैच्योर बोन सेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको मैच्योर बोन सेल्स कहते हैं। तो ओस्टियोसाइट्स क्या करते हैं, ओस्टियोसाइट्स इनके पास अपना जो स्टोर्ड कैल्शियम होता है ना, अपने इसके पास जो अपना स्टोर्ड कैल्शियम है उसको रिलीज करते हैं। तो ऐसी फेज जिसमें हमारे ओस्टियोसाइट्स अपना स्टोर्ड कैल्शियम रिलीज करके ब्लड में ऐड करते हैं, दिस इज नोन एज रैपिड फेज। ठीक है, सो रैपिड फेज में जो हमारा कैल्शियम आएगा वो ओस्टियोसाइट से आएगा। ये सुन देखें, अगर बोन की बात करते हैं ना तो बोन में दो जगहों पे कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। एक जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम है वो होती है बोन की मैट्रिक्स में, बोन की मैट्रिक्स में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, एंड थोड़ा अमाउंट, बिल्कुल थोड़ा सा अमाउंट ऑस्टियोसाइट्स के पास भी होता है। ठीक है, सो अगर कैल्शियम ऑस्टियोसाइट्स से आ रहा है तो दिस विल बी नोन एज रैपिड फेज, जिसको ओस्टियोसाइटिक ओस्टियोलाइसिस कह रहे हैं, बिकॉज ओस्टियोसाइट्स अपने आप को थोड़ा सा तोड़ के कैल्शियम को रिलीज करें एंड ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, विद इन मिनट्स कैल्शियम जो है वो रिलीज हो जाएगा। मीन्स के पैराथ हार्मोन आएगा, ओस्टियोसाइट्स को कहेगा कि भाई ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया है तो हमारे पास जो भी थोड़ा सा स्टोर्ड कैल्शियम है वो हमें दे दो, वो कैल्शियम दे देगा। दिस विल बी नोन एज रैपिड फेज या ओस्टियोलाइटिक ओस्टियोलाइसिस, ओस्टियोसाइटिक ओस्टियोलाइसिस। ओके जी, इसमें एक्टिवेट होते हैं कौन, एग्जिस्टिंग ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट्स। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट्स एंड ओस्टियोसाइट्स दोनों एक्टिवेट हो, बट ज्यादा कैल्शियम कौन देता है, ओस्टियोसाइट देते हैं, ओस्टियोब्लास्ट नहीं देते। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, पंप करते हैं कैल्शियम को फ्रॉम बोन फिल्ड मेम्ब्रेन एंड उसको ऐड करते हैं कहाँ पे, ब्लड में, विदाउट मैट्रिक्स ब्रेकडाउन। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रैपिड फेज के अंदर जो बोन का मैट्रिक्स होता है वो नहीं टूटता। ठीक है, जस्ट ओस्टियोसाइट्स अपना स्टोर्ड कैल्शियम को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे वाइवा में टीचर पूछ रहा है कि भाई रैपिड फेज के अंदर क्या बोन का मैट्रिक्स टूटता है, आंसर इज नो, रैपिड फेज में बोन का मैट्रिक्स ब्रेकडाउन नहीं होता। ठीक है, देन जो स्लो फेज होती है जिसको बोन रिसॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, बोन रिसॉर्प्शन फेज में क्या होता है, बोन रिसॉर्प्शन फेज में हमारा जो बोन है वो डिसॉल्व होता है। ठीक है, बोन रिसॉर्प्शन फेज में हमारा बोन जो है वो डिसॉल्व होता है। कैसे डिसॉल्व होता है, कि जो हमारा बोन का मैट्रिक्स है ना वो मैट्रिक्स अब टूटेगा। तो जब हमारा बोन का मैट्रिक्स टूटे एंड उससे कैल्शियम रिलीज हो, दिस विल बी नोन एज स्लो फेज या बोन रिसॉर्प्शन फेज। एंड इस प्रोसेस में डेज टू वीक्स भी लग सकते हैं। एंड इस प्रोसेस के लिए हमें ओस्टियोसाइट्स की नीड नहीं होती, हमें ओस्टियोब्लास्ट की नीड नहीं होती। इस प्रोसेस के लिए हमें नीड होती है ओस्टियोक्लास्ट की, बिकॉज बोन की रिसॉर्प्शन के लिए वी नीड ओस्टियोक्लास्ट, वो बोन की रिसॉर्प्शन करते हैं एंड बोन से कैल्शियम को निकालते हैं। ठीक है, अब होता है किस तरह से ये प्रोसेस एक्टिवेट होता है कि हमारा जो स्लो फेज है ये किस तरह से होती है, मीन्स के बोन की रिसॉर्प्शन होती कैसे है। तो सबसे पहले देखें, वी हैव दीज ओस्टियोसाइट्स व्हिच आर दी मैच्योर बोन सेल्स। ठीक है, अब हमारा जो पैराथ हार्मोन होता है ना, पैराथ हार्मोन वो आके ओस्टियोसाइट्स
या स्पेसिफिकली ओस्टियोब्लास्ट इसके साथ बाइंड करता है। पेराथ हार्मोन या तो ओस्टियोसाइट या ओस्टियोब्लास्ट इनके साथ आके बाइंड करता है, बिकॉज पेराथ हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो इन दोनों सेल्स के ऊपर होता है। ठीक है जी। तो जैसे हमारा पेराथ हार्मोन आके इनके ऊपर एक्ट करता है, ठीक है जी, इनके ऊपर आके एक्ट करता है, तो ये ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं जिसको हम कहते हैं रेंकल। जिसको हम क्या कहते हैं? रेंकल। रेंकल क्या करता है? रेंकल एक्टिवेट करता है किसको? रैंक को। रैंक भी एक मॉलिक्यूल है। अब रैंक के करीब प्रेजेंट होते हैं प्री ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? प्री ओस्टियोक्लास्ट सेल्स, जो किससे बनते हैं? जो बनते हैं मोनोसाइट्स या मैक्रोफेजेस से। मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस से बनते हैं प्री ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ओके जी। तो जब रैंक एक्टिवेट हुआ तो रैंक इनको मैसेज देता है, किनको? प्री ओस्टियोक्लास्ट सेल्स को मैसेज देता है एंड इनको कहता है कि भाई तुम फ्यूजन कर लो एंड तुम्हारी फ्यूजन से हमें ओस्टियोक्लास्ट मिलेगा। ठीक है, तो फिर ओस्टियोक्लास्ट मिलता है एंड ये ओस्टियोक्लास्ट फिर बोन की रिजॉर्प्शन करता है, मींस के बोन का मैट्रिक्स तोड़ता है एंड फिर हमें कैल्शियम मिलता है। तो इस तरह से हमारी स्लो फेज चलती है कि सबसे पहले पेराथ हार्मोन आता है, वो रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है। इसके रिसेप्टर्स कहाँ पे होती हैं? ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट के ऊपर होते हैं। ठीक है, जैसे रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो रैंकल प्रोड्यूस होता है। रैंकल इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। रैंकल से प्रोड्यूस होता है रैंक मॉलिक्यूल। रैंक एक्टिवेट करता है प्री ओस्टियोक्लास्ट को। ठीक है, जब इनकी एक्टिवेशन होती है तो इनकी फ्यूजन होती है। आफ्टर देयर फ्यूजन हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट बनता है जो बोन की रिजॉर्प्शन करवाता है एंड इस तरह से हमारी जो स्लो फेज है वो चलती है एंड बोन की रिजॉर्प्शन होती है। ठीक है जी। सो नाउ वी आर शिफ्टिंग टू अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड हेयर। अच्छा, नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पेराथ हार्मोन है इसके किडनीज के ऊपर कैसे फंक्शंस हैं, किडनी के ऊपर ये क्या करता है। ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट पेराथ हार्मोन किडनीज के पास भी जाता है। किडनीज के पास 3 मेन काम करता है। कौन सा? किडनीज को कहता है कि भाई कैल्शियम को बचाओ। ठीक है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लो, रीएब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर लो। ठीक है, एंड किडनीज को कहता है कि जो हमारा फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट, इस फॉस्फेट को यूरिन में ऐड कर दो, मीन्स के फॉस्फेट को डिक्रीज कर दो। ठीक है जी। एंड किडनी को कहता है कि जो विटामिन डी है इसको एक्टिवेट करो, इसको एक्टिवेट करो। ये 3 मैसेजेस देता है हमारा पेराथ हार्मोन किसको? किडनीज को। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करो। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई भी कैल्शियम के कुछ भी मॉलिक्यूल्स चले गए हैं किसमें? फिल्ट्रेट में, तो वापस फिल्ट्रेट से उसको ऐड करो किसमें? ब्लड में। ठीक है, मीन्स कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करो। फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल ना करो, फॉस्फेट को यूरिन में जाने दो, बिकॉज फॉस्फेट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अगर फॉस्फेट बन गया ज़्यादा हो गया तो फॉस्फेट विल बाइंड विद कैल्शियम एंड फॉर्मेशन होगी किसकी? कैल्शियम फॉस्फेट की। दैट्स वाई फॉस्फेट को ही कम करता है एंड विटामिन डी को एक्टिवेट करता है। ठीक है जी। अब कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कैसे इंक्रीज करता है कि हमारा जो पेराथ हार्मोन है ये डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल्स पर जाता है। ठीक है, एंड साथ में ये समटाइम हमारा जो असेंडिंग लिम्ब होता है, किसका असेंडिंग लिम्ब होता है? हमारे लूप ऑफ हेनले का, वहाँ पे जाता है। ज़्यादा इसका एक्शन होता है डीसीटी पे। ज़्यादा जो एक्शन होता है पेराथ हार्मोन का वो होता है डीसीटी पे। डीसीटी पे जाके, ठीक है, क्या करता है? हमारे कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, मीन्स फिल्ट्रेट से कैल्शियम निकलवा के हमारे ब्लड में ऐड करता है। इससे रीनल कैल्शियम क्लियरेंस होती है, मीन्स के किडनी के अंदर जो कैल्शियम पड़ा हुआ था, जो यूरिन में बाहर जा रहा था, ठीक है, वो कम हो जाएगा एंड प्लाज्मा लेवल के अंदर, प्लाज्मा के अंदर हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम को मेंटेन करता है हमारा पेराथ हार्मोन। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन के लिए किडनी के किस पोर्शन पे बाइंड हुआ? दैट इज द डिस्टल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है जी। अब ये डिक्रीज करवाता है फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन को, बिकॉज हमारे पास फॉस्फेट ऑलरेडी पड़ा हुआ है। बिकॉज जब हमारे पास स्लो फेज होती है जिसको हम बोन रिजॉर्प्शन फेज भी कहते हैं, तो उस बोन रिजॉर्प्शन फेज में हमारा बोन का जो मैट्रिक्स है वो कंप्लीटली टूटता है। तो जब बोन का मैट्रिक्स कंप्लीटली टूटता है तो उसमें कैल्शियम भी है, फॉस्फेट भी है। वहां से तो हम फॉस्फेट को प्रिवेंट नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर अस। वो हमारे लिए एक जनरल प्रोसेस है, वहां से कैल्शियम हमारे फॉस्फेट लाजमी आएगा, बट यहाँ से हम कैल्शियम फॉस्फेट को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे डिक्रीज करेंगे? पेराथ हार्मोन जाता है नेफ्रॉन के पीसीटी पे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर ट्यूब्यूल, यहाँ पे एक्ट करता है एंड साथ में इनहैबिट करता है सोडियम एंड फॉस्फेट के को ट्रांसपोर्टर्स को। ये सोडियम एंड फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर्स क्या करते हैं? ये फॉस्फेट को फिल्ट्रेट से निकाल के कहाँ पे ले जाते हैं? फिल्टर से निकाल के ब्लड की प्लाज्मा में ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो पेराथ हार्मोन है पीसीटी पे बाइंड करके इन सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर्स को कहता है कि भाई तुम क्यों बिना वजह फॉस्फेट को हमारे ब्लड में ऐड कर रहे हो? ठीक है, तुम इनहैबिट हो जाओ, तुम अपना काम ना करो।
बिकॉज हमें फॉस्फेट की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सो ड्यू टू एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन ऑन दी पीसीटी, हमारा जो सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर है वो क्या होता है, वो इनहेबिट होता है। तो इससे ये होता है कि हमारा जो फॉस्फेट है वो यूरिन में चला जाता है, हमारे प्लाज्मा में नहीं जाता। एंड जब ज़्यादा फॉस्फेट हमारे यूरिन में चला जाए, दिस इज नोन एज फॉस्फेट यूरिया। फॉस्फेट यूरिया इज दैट कंडीशन जिसमें हमारा फॉस्फेट ज़्यादा यूरिन में बाहर जाता है। एंड इससे प्रिवेंट होता है क्या, प्लाज्मा कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेशन। प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फेट के प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो इसी तरह से फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है हमारा पैराथ हार्मोन बाय बाइंडिंग एट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इनहेबिटिंग द सोडियम फॉस्फेट को ट्रांसपोर्टर। अच्छा, तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारा पैराथ हार्मोन है ये विटामिन डी को कैसे एक्टिवेट करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पैराथ हार्मोन। अब ये स्टूडेंट होता क्या है कि हमें डाइट से जो विटामिन D3 मिलता है, डाइट से या सनलाइट से, ठीक है जी। सो जो हमें विटामिन D3 मिलता है वो विटामिन D3 जाता है हमारे लिवर में, ठीक है, हमारे लिवर में जाता है। लिवर में जब वो जाता है तो लिवर के पास हमारे पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है। दैट एंजाइम इज नोन एज, उस एंजाइम को हम कहते हैं 25 हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है जी। 25 हाइड्रोक्सिलेज, दिस इज द एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन द लिवर। ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस एंजाइम क्या होता है कि जो हमारी विटामिन D3 है ये कन्वर्ट होती है किसमें, ये कन्वर्ट होती है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन 3, ठीक है। तो ये विटामिन D3 कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, ठीक है जी। अब जैसे लिवर के अंदर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनती है तो देन ये ब्लड के अंदर करती है सर्कुलेट, ठीक है। तो ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती है। आफ्टर सर्कुलेशन इन दी ब्लड ये आती है हमारे किडनी के पास, ठीक है जी, हमारे किडनी के पास आती है, ठीक है। एंड किडनी के पास जब आती है तो ड्यू टू एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन किडनी के अंदर एक एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज होता है जिसको हम कहते हैं 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है जी। जैसे ये एंजाइम बनता है तो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है किसमें, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होगा किसके साथ, 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3। एंड इसको हम फॉर्मल लैंग्वेज में और क्या कहते हैं, इसको हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं, विच इज़ द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, ठीक है। इसको हम कैल्सीट्रायोल भी कहते हैं। एंड ये जो हमारी 25 और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 है इसको हम कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में कैल्सीडायोल। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कैल्सीडायोल। इट मीन्स दैट ड्यू टू एक्शन ऑफ पैराथ हार्मोन एक इंपॉर्टेंट एंजाइम बना 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। उस एंजाइम ने 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 को कन्वर्ट किया किसमें, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 जिसको हम कैल्सीट्रायोल कहते हैं, ठीक है। सो दिस थिंग इज रिटन हियर कि हमारा ये जो पैराथ हार्मोन है ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को। कहाँ पे इसको एक्टिवेट करता है, PCT में, मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। देन कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल को इसमें 1,25 हाइड्रोक्सी डाईहाइड्रोक्सी कैल्सीफिरोल जिसको आप कैल्सीट्रायोल भी कहते हो, व्हिच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, ठीक है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पैराथ हार्मोन अपॉन द किडनी। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, नाउ अबाउट कि भाई हमारा जो पैराथ हार्मोन है इसका इंटेस्टाइन के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है, इंटेस्टाइन के ऊपर क्या इफेक्ट है। ये स्टूडेंट एक चीज़ आप क्लियरली याद रख लो कि हमारा जो पैराथ हार्मोन है ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन पे जाके एक्ट नहीं करता। जिस तरह से किडनीज के पास जा रहा था, ठीक है, किडनीज में जाके समटाइम PCT समटाइम DCT वहाँ पे एक्ट कर रहा था, वहाँ पे इसके रिसेप्टर्स लगे हुए थे। सेम थिंग वाज आल्सो हैपनिंग इन द बोन्स में भी इस तरह का कोई प्रोसेस कर रहा था, ठीक है। ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोब्लास्ट पे इसके रिसेप्टर्स लगे हुए थे, देन वो ओस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। सो इट मीन्स दैट ऑन द बोन्स एंड किडनीज ये डायरेक्टली जाके बाइंड कर रहा था, ठीक है जी। बट अगर हम इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो इंटेस्टाइन पे ये डायरेक्टली बाइंड नहीं करता। इंटेस्टाइन पर इसके कोई डायरेक्ट रिसेप्टर्स लगे नहीं होते, ठीक है। बट ये इंटेस्टाइन के ऊपर इनडायरेक्ट अफेक्ट शो करता है एंड ड्यू टू दैट इनडायरेक्ट अफेक्ट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है इसकी कैल्शियम एंड फॉस्फेट की,
ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन होती है ड्यू टू इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द पैराथॉर्मोन। अब कैसे ये स्टूडेंट जो हमारे पास विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म बना था, जिसको आप 1,25 डाईहाइड्रोऑक्सी विटामिन D3 कह रहे थे, ठीक है। दिस इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन D3, जिसको आप कैल्सीट्रायोल भी कहते हो। जब ये बनता है ना, ये जाके एक्ट करता है कहाँ पे, ये जाके एक्ट करता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। जब ये इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है तो ड्यू टू एक्शन ऑफ द विटामिन D3 फिर वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है किसकी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट की, ठीक है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट की। इट मीन्स दैट हमारा पैराथॉर्मोन खुद नहीं गया, बट जो हमारे पैराथॉर्मोन की प्रोडक्ट है, मीन्स विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म, वो इसकी प्रोडक्ट गई है वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटेस्टाइन पे हमारा पैराथॉर्मोन डायरेक्ट एक्शन शो नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पैराथॉर्मोन हैज नो डायरेक्ट रिसेप्टर एक्शन ऑन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। इंस्टेड इसके बदले में क्या होता है कि इसका जो यू कैन से एक्टिव फॉर्म था विटामिन D3 का, व्हिच इज द प्रोडक्ट ऑफ पैराथॉर्मोन, वो वहाँ पे जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें हमारे पास पैराथॉर्मोन आया, ठीक है। पैराथॉर्मोन ने कहाँ पे एक्ट किया, किडनी पे, एंड वहाँ पे एक एंजाइम प्रोड्यूस किया दैट इज नोन एज 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, कैल्सीडायोल को कन्वर्ट करता है किसमें, कैल्सीट्रायोल में। अब ये कैल्सीट्रायोल जाता है इंटेस्टाइन पे, एंड इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है कैल्शियम एंड फॉस्फेट की। तो इस तरह से अपना इफेक्ट जो है शो करता है पैराथॉर्मोन। उसके बाद अगर हम टारगेट ऑर्गन्स की बात करें एंड उनके ऊपर प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रिस्पांस क्या क्या शो होता है बाय द एक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन, तो सबसे पहले बोन में क्या करता है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रिलीज करवाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। मीन्स के जब ये बोन्स के ऊपर एक्ट करता है हमारा पैराथॉर्मोन, तो बोन्स से कैल्शियम एंड फॉस्फेट बाहर आता है एंड वो आके ब्लड में ऐड हो जाता है, ठीक है जी। एंड किडनीज के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता है, किडनीज में ये कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें यूरिनरी कैल्शियम लॉस जो है वो कम हो जाता है। मीन्स के यूरिन के थ्रू कैल्शियम फिर कम जाएगा, बट किडनीज में जाके ये फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन को कम करता है। इससे जो हमारा फॉस्फेट है वो मैक्सिममली यूरिन के थ्रू बाहर जाता है। दिस कंडीशन इज नोन एज फॉस्फेट्यूरिया, ठीक है जी। एंड यहाँ पे एक डायग्राम है जिसमें विटामिन D3 का जो एक्टिव फॉर्म है ये कैसे बनता है, दिस इज शोन हियर। कि सबसे पहले देखें, दिस इज आवर स्किन, ठीक है जी। हमारे स्किन के ऊपर अल्ट्रावायोलेट रेज जो है वो आते हैं, ठीक है। एंड हमारे बॉडी के अंदर एक ऑलरेडी कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। सॉरी, ऑलरेडी नहीं होता, बल्कि ये हमें सनलाइट से मिलता है, ठीक है। या तो आप 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को सनलाइट से ले सकते हो या 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को आप फूड से ले सकते हो, ठीक है। बोथ आर दी सोर्सेज ऑफ 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ठीक है जी। अब जैसे आपके पास 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल आया तो फिर वो लिवर में जाएगा, एंड लिवर के जो हेपेटोसाइट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज 25-हाइड्रोक्सिलेज। अब ये जो 25-हाइड्रोक्सिलेज है ये इस मॉलिक्यूल को 7-डीहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है किसमें, 25-हाइड्रोऑक्सी विटामिन D3, ठीक है जी। उसके बाद किडनीज के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्शन होता है किसका, एक्शन होता है पैराथॉर्मोन का। तो ड्यू टू एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन एक वहाँ पे एंजाइम बनता है दैट इज दी 1-अल्फा हाइड्रोऑक्सिलेज। 1-अल्फा हाइड्रोऑक्सिलेज 25-हाइड्रोऑक्सी विटामिन D3 को कन्वर्ट करता है किसमें, 1,25 डाईहाइड्रोऑक्सी विटामिन D3, जिसको आप कैल्सीट्रायोल या एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 कह सकते हो, ठीक है जी। सो ये चीज़ें हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस की थी। सो दैट इज ऑल अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ द पैराथॉर्मोन ऑन डिफरेंट ऑर्गन्स। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो अभी हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन ऑफ पैराथॉर्मोन सीक्रेशन, कि पैराथॉर्मोन की जो सीक्रेशन है वो कैसे रेगुलेट होती है। डियर स्टूडेंट, पैराथॉर्मोन जो है ये कौन सीक्रेट करता है, हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है इसको सीक्रेट करता है, ठीक है। एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथॉर्मोन को सीक्रेट करके क्या करता है, ब्लड कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब सवाल ये है कि भाई पैराथायरॉइड ग्लैंड को कैसे पता चलता है कि भाई अब ब्लड की कैल्शियम लेवल ड्रॉप हो गई है, ठीक है, या समटाइम इंक्रीज हो गई है, ठीक है। उस पैराथायरॉइड ग्लैंड को पता कैसे चलता है, ठीक है, कैसे पता चलता है कि अब हमें पैराथॉर्मोन को सीक्रेट करना है। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड के जो हमारे चीफ सेल्स होते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड के जो हमारे चीफ सेल्स होते हैं, एंड चीफ सेल्स आर दोज सेल्स ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड जो पैराथॉर्मोन को सीक्रेट करते हैं। तो इन चीफ सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, एंड वो रिसेप्टर्स
डिटेक्ट कर सकते हैं लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। एंड ये जो रिसेप्टर्स हैं केमिकली दे आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, दीज आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ठीक है जी। सो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर्स लगे होते हैं कहाँ पे, चीफ सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। वो चीफ सेल्स किसके पार्ट हैं? चीफ सेल्स आर द पार्ट ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड एंड दीज आर दो सेल्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन, ठीक है जी। एंड दीज रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ऑन चीफ सेल्स मेम्ब्रेन एंड कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं प्लाज्मा आयोनिक कैल्शियम लेवल को, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नाउ वी आर ऑब्जर्विंग के हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरकैल्सीमिया दोनों कंडीशंस के अंदर हमारा जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है इसकी क्या सिचुएशन रहती है। तो डियर स्टूडेंट, जब हाइपोकैल्सीमिया होती है ना, क्या होती है? हाइपोकैल्सीमिया में हमारा जो ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में हमारा कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है ये रहता है ऑफ, ये ऑफ रहता है, ठीक है। एंड जब हाइपरकैल्सीमिया होती है तो हाइपरकैल्सीमिया में हमारा जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है वो ऑन रहता है। अब सवाल है कि भाई ये हाइपोकैल्सीमिया में क्यों ऑफ हो रहा है, हाइपरकैल्सीमिया में ये क्यों ऑन हो रहा है। ये स्टूडेंट देखें, ये जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है ये तब एक्टिव होगा जब इसके साथ कैल्शियम आके बाइंड करेगा, ठीक है जी। अब हाइपोकैल्सीमिया में ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के साथ कैल्शियम बहुत कम अमाउंट में आके बाइंड करेगी, दैट्स वाई हमारा कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर ऑफ रहेगा, ठीक है जी। बट हाइपरकैल्सीमिया में ब्लड के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम ज्यादा है, तो इट विल बाइंड टू दी कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, दैट्स वाई वो ऑन हो जाएगा, ठीक है जी। सो हाइपोकैल्सीमिया में देखें कि हाइपोकैल्सीमिया इनएक्टिवेट करती है कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर को, ठीक है। एंड जब ये इनएक्टिवेट होगा तो इससे क्या होगा, इट प्रोमोट्स रैपिड एक्सोसाइटोसिस ऑफ परफॉर्म्ड पीटीएच ग्रेन्यूल्स विद इन सेकंड्स। इससे ये होगा कि जो हमारा पैराथॉर्मोन ग्रेन्यूल्स हैं वो एक्सोसाइटोसिस के जरिए पैराथॉर्मोन को रिलीज करेंगे, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया में ये हमारा एक्टिवेट होगा, ठीक है। एंड ये क्या करेगा, ये पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन को इनहेबिट करेगा। तो आपके माइंड में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए कि जब हाइपोकैल्सीमिया होगी तो हमारा कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर इनएक्टिवेट रहेगा, ठीक है जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड जब हाइपरकैल्सीमिया होगी तो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर एक्टिवेट होगा। एंड दिस रिसेप्टर इज मेनली प्रेजेंट ऑन द चीफ सेल्स मेम्ब्रेन ऑफ द चीफ सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मैग्नीशियम रेगुलेशन पैराडॉक्स। अभी तक तो आपने यही पढ़ा है ना कि जो हमारा पैराथॉर्मोन है दिस इज कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। जैसे कैल्शियम की लेवल कम होगी, ठीक है, तो हमारा जो पैराथॉर्मोन है ये बेसिकली प्रोड्यूस होगा एंड कैल्शियम की लेवल जो है वो एडजस्ट होगी, ठीक है जी। बट डियर स्टूडेंट, एक चीज़ और कि अगर हमारे ब्लड के अंदर अगर मैग्नीशियम कम होगा ना, तो मैग्नीशियम के कम होने की वजह से भी पैराथॉर्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। सो पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन के लिए हमारे पास 2 स्टिमुलस हैं। डियर स्टूडेंट, दिस थिंग इज न्यू फॉर यू, ठीक है। कि पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन के लिए वी हैव 2 स्टिमुलस। एक, अगर कैल्शियम कम हो फिर भी पैराथॉर्मोन रिलीज होता है, एंड अगर मैग्नीशियम कम हो तो फिर भी पैराथॉर्मोन रिलीज होता है। अब सवाल है कि भाई मैग्नीशियम सेंटर में क्यों आ गया, क्यों बीच में आ गया, हमने तो कैल्शियम ही सुना है। तो डियर स्टूडेंट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं, दोनों के ऊपर +2 चार्ज लगी होती है, ओके जी। अब हमारा जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जो कहाँ पे लगा हुआ है, जो चीफ सेल्स की मेम्ब्रेन पर लगा होता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअसली इसको +2 चार्ज वाला आयन देखता है, अगर मतलब कि अगर कंटिन्यूअसली इसके साथ +2 चार्ज वाला आयन बाइंड करता रहता है, तो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर ये समझता है कि शायद कैल्शियम बिल्कुल ठीक है एंड मुझे पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन नहीं करनी चाहिए, ओके जी। बट अगर इस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर के साथ +2 वाले आयन्स बहुत कम मिकदार में बाइंड करेंगे, तो शायद ये समझेगा कि भाई कैल्शियम कम हो गई है, अब मुझे पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन करवानी चाहिए ताकि कैल्शियम जो है बॉडी के अंदर रेगुलेट हो, ठीक है। तो इट मीन्स दैट हमारा जो कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है ये बेवकूफ होता है +2 चार्ज की वजह से, क्योंकि ये बंदा तो नहीं है कि वो देख ले कि भाई अभी कौन आया, कैल्शियम आया या मैग्नीशियम आया, ये नहीं पहचान सकता, ठीक है। ये नहीं पहचान सकता कि कैल्शियम आया या मैग्नीशियम आया, या ऐसा हो कि भाई मॉलिकुलर वेट की वजह से ये पहचाने, नहीं, ये पहचानता है +2 चार्ज की वजह से। तो इसीलिए अगर बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की कमी भी होती है ना, फिर भी पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन बढ़ती है, ठीक है। तो व्हेन लेवल ऑफ मैग्नीशियम ड्रॉप्स इन अवर बॉडी, देन हमारा जो पैराथॉर्मोन है इसकी सीक्रेशन होती है। अब अगर सपोज करते हैं कि मैग्नीशियम की लेवल बहुत कम हो गई,
हाइपर मैग्नीसीमिया हो गया बट एट अ एक्सटेंसिव लेवल, मीन्स क्या, मैग्नीशियम की लेवल बहुत कम हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि डियर स्टूडेंट, अब हमारा पैराथ हार्मोन कितना सीक्रेट होगा? तो आप कहोगे कि सर हमारा पैराथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा। आप ये कहोगे ना कि पैराथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा बिकॉज +2 चार्ज वाले जो आयन्स हैं उनका नंबर बहुत कम हो गया। अब कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन करवाएगा। आप ये कहोगे। बट डियर स्टूडेंट, अगर मैग्नीशियम का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है ना, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन बढ़ती नहीं है बल्कि पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन स्टॉप हो जाती है। स्टॉप हो जाती है। अब स्टॉप क्यों? Why this thing is very abnormal, paradoxical? Paradoxical means the thing which is unexpected. That's why मैग्नीशियम की जो रेगुलेशन है वो पैराडॉक्सिकल है, अनएक्सपेक्टेड है कि भाई अब अगर मैग्नीशियम बहुत कम हो रहा है तो पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन बिल्कुल स्टॉप क्यों हो गई? डियर स्टूडेंट, ये इसलिए, ये जो हमारा कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, मैंने आपको बताया कि दिस रिसेप्टर इज जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जब हमारी, या आप ऐसे समझो कि जब कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर कोई भी चीज महसूस करता है तो इट मींस दैट कि वो जिंदा है। वो क्या है? जिंदा है, ठीक है। क्यों जिंदा है? बिकॉज इसकी जो इंटरनल सिग्नलिंग मशीन जो है वो काम कर रही है। मींस कि उसको कंटिन्यूअसली सिग्नल मिल रहे हैं एंड वो डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, कैल्शियम को, ठीक है, एंड फिर ये पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन को रेगुलेट कर रहा है, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट, इस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर की जो सिग्नलिंग मशीन है, जो इसको सिग्नल देती है, द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है, जो इसको सिग्नल देती है, जो इसकी मशीन है, इसकी मशीन की बिल्डिंग में मैग्नीशियम का बहुत रोल होता है। अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल होगा ना, तो देन इस कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर की जो मशीनरी है वो जिंदा होगी, इसको सिग्नल देगी एंड कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर महसूस कर पाएगा अबाउट द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। बट अगर मैग्नीशियम भी कम हो गया तो अब इसकी जो मशीनरी है, जो उसको मैसेज दे रही थी, जिसकी वजह से ये सेंसेशन कर रहा था, जिसकी वजह से वो जिंदा रह रहा था, अगर मैग्नीशियम कम हो जाएगा ना तो इसकी जो मशीनरी है, ठीक है, वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। तो अब इसको कोई भी सेंसेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो दैट्स वाई जब इसको कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन ही नहीं होगी, बिकॉज पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन के लिए कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जिंदा होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द रीजन जिसकी वजह से सीवियर हाइपोमैग्नीसिया में पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है? बिकॉज कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर ये मर जाता है, बिकॉज इसकी जो मशीनरी है, जो काम कर रही थी, जो इसको सिग्नल दे रहा था, जिसकी वजह से ये चीज़ों को महसूस कर रहा था, वो मशीनरी बिल्कुल फेल हो गई है। क्यों फेल हो गई? बिकॉज उस मशीनरी को अब मैग्नीशियम आयन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से अब वो मशीनरी काम नहीं कर रही। तो सेम थिंग इज रिटन हेयर कि माइल्ड डिक्रीज, अगर मैग्नीशियम थोड़ा कम होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा पैराथ हार्मोन को, ठीक है जी। अगर मैग्नीशियम थोड़ा कम होगा तो फिर भी ये जो मशीनरी है इसको मैग्नीशियम मिलेगा, ठीक है, फिर भी सिग्नल्स जनरेट होंगे, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर चीज़ों को सेंस कर पाएगा, ठीक है, एंड बेसिकली पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन होगी कि भाई ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल कम है। बट अगर सीवियर हाइपोमैग्नीसिया होगा तो सीवियर हाइपोमैग्नीसिया क्या करेगा? सप्रेस करेगा पैराथ हार्मोन के रिलीज को, ठीक है, एंड इम्पेयर करेगा रिसेप्टर के रिस्पॉन्सिवनेस को। दिस इज काजिंग रिफ्रैक्टरी हाइपोकैल्सीमिया। रिफ्रैक्टरी हाइपोकैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल कम हो गया किसी और फैक्टर की वजह से, एंड व्हाट इज दैट अदर फैक्टर? दैट इज द लेवल ऑफ मैग्नीशियम। सो नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। इन दिस स्लाइड हाइपरथायरॉयडिज्म इज डिस्कस्ड, ठीक है जी। हाइपरथायरॉयडिज्म कैन बी प्राइमरी, हाइपरथायरॉयडिज्म कैन बी सेकेंडरी, ठीक है जी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म का ऐसा किस्म होता है जिसमें हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं, हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, सॉरी, नॉट ओनली एक्टिवेट बट दीज ग्लैंड्स हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। जब ये ग्लैंड्स हाइपर एक्टिवेट होते हैं तो इनसे पैराथ हार्मोन की सीक्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, दिस इज नोन एज प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। कि जब प्रॉब्लम हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड में आ जाए, वो हाइपर एक्टिव हो जाए, उसमें कैंसर हो जाए, इसके सेल्स अपनी साइज को बढ़ा दें, दिस इज नोन एज प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो एटियोलॉजी मीन्स के इसका कॉज क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यू कैन सी के पैराथायरॉयड एडिनोमा, कि मीन्स के हमारा जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर क्या होगी? बेनाइन ट्यूमर होगी, एंड दिस इज 85% कॉज ऑफ दिस।
एंड हाइपरप्लेजिया मीन्स इसके जो सेल्स होंगे वो अपनी साइज को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड कार्सिनोमा भी हो सकती है। बायोकेमिकली व्हाट वी विल ऑब्जर्व कि अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा तो हाई पीटीएच मीन्स के पैराथॉर्मोन की लेवल ज़्यादा होगी, कैल्शियम की लेवल भी ज़्यादा होगी, लेकिन फॉस्फेट की लेवल कम होगी बिकॉज हमारा जो पैराथॉर्मोन होता है वो फॉस्फेट की लेवल को कम करता है। एंड हाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है जी। अल्कलाइन फॉस्फेटेज ज़्यादा क्यों होता है? बिकॉज हमारे जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, दैट्स वाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज की लेवल भी बढ़ जाती है। अच्छा, इन दिस कंडीशन आप बोन्स में क्या देखोगे? बोन्स के अंदर यू विल ऑब्जर्व ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ओस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, इसमें क्या होता है कि जो हमारा बोन होता है, बोन का मास जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है जी। बोन का मास लॉस हो जाता है, बोन के अंदर सिस्ट बनती हैं, ब्राउन कलर की सिस्ट आ जाती हैं बोन्स के अंदर, एंड जो सब पेरीओस्टियल बोन है उसका लॉस हो जाता है, ठीक है जी। देन अगर बोन्स के अंदर ज़्यादा ओस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटेड है, मीन्स के बोन रिजॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, तो इजीली बोन का फ्रैक्चर हो सकता है एंड बोन के अंदर पेन भी ज़्यादा होगा। उसके बाद हमारी किडनीज के अंदर स्टोन्स बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन्स बनते हैं, जिनको हम रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं। ये क्यों बनते हैं? बिकॉज ब्लड के अंदर कैल्शियम की लेवल बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई इनके स्टोन्स बनते हैं। एंड हमारा बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर भी जा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया मीन्स के अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा है, दिस इज नॉन एज हाइपर कैल्सीयूरिया, ठीक है जी। एंड उस पेशेंट को बार बार पेशाब आएगा, बार बार वो यूरिन पास करेगा, दिस इज नॉन एज पॉलीयूरिया। बार बार वो यूरिन क्यों पास करेगा? बिकॉज हमारे यूरिन के अंदर कैल्शियम ज़्यादा है ना, तो हम अपने यूरिन से वाटर को एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ दी ऑस्मोटिक बैलेंस, दैट्स वाई हमें बार बार यूरिन आता है, दिस इज नॉन एज पॉलीयूरिया। उसके बाद ग्रोन्स यानी पेट के कौन से मसले हो सकते हैं? तो पेट के अंदर यू कैन ऑब्जर्व कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी? बिकॉज जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है ना, तो कैल्शियम मसल्स को रिलैक्स रखता है। हाई कैल्शियम क्या करता है? हाई कैल्शियम मसल्स को रखता है रिलैक्स। जब मसल रिलैक्स होती, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फीकल मैटर है वो आगे नहीं जाएगा, हमारा फीकल मैटर आगे नहीं जाएगा, दैट्स वाई द पेशेंट विल फील कॉन्स्टिपेशन। एंड पैप्टिक अल्सर भी होगी। वाई? बिकॉज जो हमारा कैल्शियम है ना, ये गैस्ट्रन हार्मोन की सीक्रेशन को ट्रिगर करता है, एंड ड्यू टू ट्रिगरिंग ऑफ गैस्ट्रन हार्मोन तो क्या होगा कि जो एसिड की सीक्रेशन है स्टमक के अंदर वो ज़्यादा होगी, इट विल कॉज पैप्टिक अल्सर। उसके बाद एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होगा, हाई कैल्शियम लेवल की वजह से जो हमारे पेनक्रियास के यू कैन से पेनक्रियाटिक जूस है वो भी बार बार रिलीज होता है, दिस इज नोन एज एब्डोमिनल डिस्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद साइकेट्रिक ओवरटोन्स कौन से होंगे? मीन्स के नफ्सियाती कौन से यू कैन से असरात होंगे? तो डिप्रेशन हो सकता है हाई लेवल ऑफ कैल्शियम की वजह से, फटीग थकावट हो सकती है, मेमोरी लॉस हो सकता है। उसके बाद सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों होता है? इसमें मसला हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स के अंदर नहीं होता, प्रॉब्लम किसी और जगह पे होता है, जिसकी वजह से पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सपोज करते हैं कि किसी बंदे को किडनी डिजीज़ है, ठीक है, किडनीज की डिजीज़ है, एंड उसकी जो किडनी है वो विटामिन D3 को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रही, ठीक है, विटामिन D3 को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रही। सो व्हाट विल हैपन देयर? जब विटामिन D3 अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं होगी, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन होगी कम, ठीक है, एंड अल्टीमेटली ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा। जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम होगा तो पैराथायरॉयड ग्लैंड उस इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए बार बार पैराथॉर्मोन सीक्रेट करता रहेगा, ठीक है, कैल्शियम की कमी को कंपनसेट करने के लिए बार बार पैराथॉर्मोन सीक्रेट होता रहेगा फ्रॉम द पैराथायरॉयड ग्लैंड, एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। सो दिस इज द compensatory increase in parathormone due to chronic hypocalcemia। क्रोनिक हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो सकता है? क्रोनिक किडनी डिजीज या विटामिन D डेफिशिएंसी, इनकी वजह से कंपनसेटरी इंक्रीमेंट आती है पैराथॉर्मोन में, एंड इसकी वजह से जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होगा दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्यों था? बिकॉज पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मलिटी थी, उसके अंदर या तो कोई ट्यूमर हो रही थी, या तो कोई उसकी कैंसर हो रही थी, या तो उसके सेल्स एबनॉर्मली अपने साइज को बड़ा कर रहे थे, दैट वाज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी में प्रॉब्लम किसी और ऑर्गन में होगा, लाइक किडनी में हो सकता है, ठीक है, किडनी विटामिन D3 को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेगी तो इससे कैल्शियम की लेवल कम होती रहेगी, ठीक है, फिर उस अफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथॉर्मोन को सीक्रेट करता रहेगा, इससे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, दिस विल बी सेकेंडरी। नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है,
अब हमारा जो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, दिस इज दैट कंडीशन जिसमें जो हमारा पैराथॉर्मोन है इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाती है। ठीक है, अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता क्यों है? ठीक है, इसका जो सबसे मेन काज होता है ना वो ये होता है कि हम सर्जिकल तरीके से जो है ना हम रिमूव कर देते हैं किसको, पैराथायरॉयड ग्लैंड को एक्सीडेंटली। बिकॉज जो हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं वो साइज में इतने छोटे होते हैं कि हमें वो बिल्कुल जो है ना इतना आसानी से क्लियरली नज़र नहीं आते उनको सही से देखने के लिए हमें प्रॉपर अपनी अरेंजमेंट्स करनी होती हैं। तो हम समटाइम एक्सीडेंटली क्या करते हैं, इसको जो है ना रिमूव कर देते हैं। तो जब हम एक्सीडेंटली अपने पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव कर रहे हैं ड्यूरिंग थायरॉयडेक्टोमी मींस के ड्यूरिंग थायरॉयड सर्जरी, तो जब थायरॉयड सर्जरी में एक्सीडेंटली हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड ही रिमूव हो गया तो इससे पैराथॉर्मोन की सीक्रेशन कम होगी एंड रिजल्ट क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड कि लो पीटीएच, पैराथॉर्मोन कम होगा, ओके, हाइपोकैल्सीमिया होगी, कैल्शियम की लेवल कम होगी, हाइपरफॉस्फेटीमिया, ठीक है, फॉस्फेट बढ़ जाएगा बिकॉज फॉस्फेट को बैलेंस रखना दिस इज फंक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन होगी ना, ठीक है, उनके अंदर सोडियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी एंड इससे न्यूरोमस्कुलर हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी। वाई? बिकॉज देखें, सपोज करते हैं दिस इज द न्यूरॉन मेम्ब्रेन, तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन नॉर्मल कैल्शियम लेवल से वो स्टेबलाइज होती है। ठीक है जी, अगर कैल्शियम की लेवल नॉर्मल है तो आपकी जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी वो भी स्टेबलाइज रहेगी। ओके, बट अगर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया तो कैल्शियम की लेवल ड्रॉप होने की वजह से क्या होता है कि जो हमारी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है ना, दिस वन, ये सोडियम के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल हो जाती है। तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत तेज़ी से सोडियम आ रहा होता है एंड इस तेज़ी की वजह से हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उसमें हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है एंड दिस विल कॉज टेटनी। ठीक है जी, एंड इसको चेक करने के लिए कि भाई हमारी जो न्यूरॉन है वो सोडियम के लिए परमिएबल ज़्यादा हुई है या नहीं हुई है, या हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हाइपर एक्साइटेड हुआ है या नहीं हुआ है, फॉर दैट पर्पज हम दो टेस्ट करवाते हैं। एक को हम कहते हैं चॉपस्टिक्स टेस्ट एंड दूसरी हमारे पास होती है ट्रोसो टेस्ट। ठीक है जी, दोनों जो है हमें सेम रिजल्ट्स देते हैं, बट ट्रोसो टेस्ट